Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 11. Unit 11 is Flow and Mindfulness. This unit is in Block 3 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. I'm going to finish this unit in 4 parts and videos connected to this unit, their link will be available in the description section, so kindly check the description section for the connected videos. So this is our first part. So we are going to understand the logic of flow and other topics. If you will see, I have colored four colors in different subsections. That means these areas will be covered in the consecutive videos and today's video. सो अभी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने 2 केसेस दिए हैं. एक रीता का केस दिया है जिसको डांस करना बड़ा पसंद है और वो जब स्टेज में परफॉर्म करती है अपने कॉलेज में तो उसको बहुत अच्छा लगता है. और ये जब डांस क्लासेस में वो इवनिंग में प्रैक्टिस के लिए भी जाती है तो वो एनग्रॉस्ड हो जाती है, मतलब उसमें बिल्कुल गुम जाती है डांस में एंड अपनी थकान को भूल जाती है जो कॉलेज क्लासेस की थकान होती है. इस तरह से उसको डांस इतना पसंद है और वो डांस में इतनी ज़्यादा गुम गई होती है एंड जब वो डांस कर रही होती है तो उसको टाइम का भी ट्रैक नहीं होता. और इतनी खुशी उसने कभी किसी और चीज़ में फील नहीं किया और कैसे टाइम गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो भी उसको रियलाइज़ नहीं होता. सो ये एग्ज़ाम्पल है फ़्लो का, एक जेस्ट बताने का कि फ़्लो का मतलब क्या होता है. कि फ़्लो मतलब होता है जब आप किसी में टोटली इंडल्ज हो जाते हैं एंड आपको टाइम का एहसास ही नहीं होता, आप इतना एन्जॉय करते हो उसको. दूसरा केस है राहुल का, जो मूवी देखने जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, और बाहर खाता पीता है और घर आते आते लेट हो जाता है. घर पे जब पापा पहुंचता है तो उसके पिताजी उसको बहुत डांट लगाते हैं कि इतना लेट तक क्यों घर पे आता है करके. इसको भी बड़ा गुस्सा आता है. इसको एक बार लगता है कि मैं जवाब दे दूँ, फिर सोचता है कि क्यों मैं जवाब दूँ बे, मतलब मैं सोना का टाइम भी ख़राब हो जाएगा एंड जो उसने इतना एन्जॉय करके आया है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. ये एग्जाम्पल माइंडफुलनेस का था. माइंडफुलनेस का जिस्ट, कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है कि बी इन द मोमेंट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड ये और वो, आप अपने उस मोमेंट में रहना चाहते हैं. सो 2 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स होते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के, एक होता है फ्लो और दूसरा होता है माइंडफुलनेस. पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो फोकस होता है बेसिकली वो फ्लरिशिंग, मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग के ऊपर होता है कि हम अपनी लाइफ को बहुत मीनिंगफुली जिए. और मेन एम हमारा यही है अपनी लाइफ में कि हम गुड लाइफ में जिए एंड अपने लाइफ की क्वालिटी को भी एनहांस करें. सो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो प्रोसेस है किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होने का, और आप उसमें ही इमर्ज जब हो जाते हो और इतने एब्जॉर्ब हो जाते हो कि आप उस टास्क में ही बहुत टाइम निकाल देते हो. सो इस एंगेजमेंट को हम फ्लो का नाम देते हैं. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लाइफ को वर्थ लिविंग बनाना चाहते हैं एंड वेलबींग को प्रमोट करना चाहते हैं तो फ्लो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली माइंडफुलनेस के बारे में भी इन्होंने बताया कि माइंडफुलनेस भी हमारी लाइफ को बैलेंस्ड बनाती है, एनरिच्ड बनाती है एंड उसी प्रेजेंट मोमेंट में अपना अटेंशन पे करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ को वैल्यू करने के लिए. नाउ इस टॉपिक पे हमें बोला है फ्लो द ऑप्टिमल एक्सपीरियंस. फ्लो के बारे में बात की है. सो ये जो फ्लो कंसेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिनका नेम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करने के लिए. तो इसको इसको जिस तरह से रीड करेंगे वो है, मैंने यहाँ पे है ना आगे टॉपिक में जब ये चैप्टर एंड होएगा मैंने नेट पे ढूंढा था एंड मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी निकाला है कि आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस करें कि आपको इजी पड़ जाए प्रोनाउंसिएशन. लेट मी शो यू. हाँ, मी हाई, जो मी हाई, चिक सेंट मी हाई, इनका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होगा. सो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको गलत प्रोनाउंस करूँ, सो मैंने कोशिश यही की कि मैं ढूंढ लूँ. सो ये जो लिखा है इसको पढ़ते हैं मी हाई, एल साइलेंट है इसमें, एंड ये चिक सेंट मी हाई. सो अगेन अगर आप देखें तो जेड नहीं प्रोनाउंस हो रहा
और यहाँ पे एस नहीं प्रोनाउंस हो रहा। सो ये है मी हाई एंड ये है चिक सेंट मी हाई, इस तरह से। सो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ये कई बारी नाम आने वाला है। तो जो फ्लो का कंसेप्ट है वो मी हाई चिक सेंट मी हाई ने ही बताया था। ये हंगेरियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, एंड फर्स्ट वन थे जिन्होंने इस टर्म को रिकॉग्नाइज किया था। सो फ्लो के बारे में बताया कि फ्लो स्टेट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन फुल्ली एंगेज होता है या इमर्स्ड होता है कोई एक्टिविटी को करने में, और ये इस तरह की फीलिंग है जिसको हम ये कह सकते हैं स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन, fulfillment, complete absorption, engagement, and competency, and disregard of sense of time, ego, bodily needs during the activity। और जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होते हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होता है, आप पूरी फुलफिलमेंट के साथ उस एक्टिविटी को कर रहे होते हो, आप कंप्लीटली एंगेज होते हो, आपको एहसास ही नहीं होता टाइम का, ना खुद की बॉडीली नीड्स का भी एहसास नहीं होता, पानी पीने का, खाना खाने का, कुछ भी एहसास नहीं होता, आप सिर्फ उस एक्टिविटी में कंप्लीटली एनग्रॉस्ड होते हो। सो उसको हम फ्लो कहते हैं। सो फ्लो में आप इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है फुल्ली प्रेजेंट एंड एंग्रॉस्ड इन द एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी में आप पूरे घुसे हुए होते हो, एंड अपनी आपकी जो स्किल है जिस जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें ऑलरेडी स्किल तो लगेगी ही लगेगी, तो स्किल जो है वो आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है कि डीप इन्वॉल्वमेंट होता है मोमेंट टू मोमेंट एक्टिविटी का। फिर इन्होंने ये भी बताया जब आप स्टेट ऑफ फ्लो में होते हो तब इंसान सबसे ज़्यादा खुश फील करता है, अपने आप को इन्वॉल्व फील करता है, उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ उसी काम के ऊपर होता है और कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा होता है। फ्लो के बारे में ये भी बोला है कि ये एक्सट्रीमली एन्जॉयड ऑप्टिमल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एन्जॉय होने वाला, मैक्सिमम लेवल तक जाने वाला ये एक्सपीरियंस है जिसमें टोटल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, एंड पूरा अपना जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो आपके ग्रेट इंटरेस्ट की तो होती है, तो एन्जॉयमेंट का भी एक्सपीरियंस आपको होता है। ये खेलते टाइम आप देख सकते हैं, क्रिएटिव कोई वर्क कर रहे हैं उसमें देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी देख सकते हैं, फ्लो को फील कर सकते हैं। सो और भी बहुत सारे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है जहाँ जहाँ आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो एक्सपीरियंस। फ्लो एक्सपीरियंस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर वन, मर्जिंग ऑफ एक्शन एंड अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है कि जो आप काम कर रहे हो वो मोस्ट डिफाइनिंग फीचर होता है बेसिकली ये फ्लो एक्सपीरियंस का, एंड अवेयरनेस के साथ आप उस एक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हो। सो जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा अवेयर होता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है, एंड वो अपनी अवेयरनेस में ये ला नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि आप जब चेस खेल रहे हो, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, सपोज आप चेस का गेम खेल रहे हो, सो आपका पूरा अटेंशन चेस खेलने में है और आप इस बात के लिए अवेयर हैं कि आपको कौन से स्टेप्स चलने हैं। तो यही कह रहे हैं कि अवेयरनेस एंड आपका जो एक्शन है उसकी मर्जिंग होती है, आप अवेयर होते हो आपको क्या आगे स्टेप्स चलने हैं, एंड और आप उस एक्शन में पूरे एंग्रॉस्ड भी होते हो। उसका आपका अटेंशन कहीं और नहीं जाता कि कौन देख रहा है, कौन कौन वॉच कर रहा है या कौन क्या बोलेगा, आपका सिर्फ ध्यान इस पे होता है कि आप उस गेम को खेल रहे हो और आपको पता है कि नेक्स्ट मूव आपको क्या लेना है। अ, और इन्होंने यहाँ पे और भी कुछ किसी का इंटरव्यू भी बताया है जो चिक सेंट मी हाई ने लिया था, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने ये छोड़ दिया। जो इम्पोर्टेंट था वही मैं बता रही हूँ। जो एक्टिविटी हम करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, सो हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अगर करते हैं, हमें मालूम है हम कॉन्फिडेंट हैं उस एक्टिविटी के बारे में, और हमें मालूम है हमारे अंदर वो एबिलिटी है वो काम करने की, तो जो स्टेट में आप पहुँचोगे वो स्टेट ऑफ फ्लो ही होगा। और ये बहुत लंबे टाइम तक फ्लो को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बीच बीच में अगर मोमेंटरीली इंटरप्शन आता ही रहता है बाहर के रिसोर्सेज से। कभी कभी आपको खुद को भी क्वेश्चन करते हो आप कि एम आई डूइंग द राइट थिंग। सपोज आप कुछ बहुत इंडल्ज होके कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से आपको ध्यान आता है क्या मैं ऐसे ही करना था या फिर कुछ और था, है ना? कभी कभी जैसे आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो और आपको बहुत पसंद आई और आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी कभी हम खुद से भी सवाल करने लगते हैं। तो ये वो मोमेंट है जब आपका ध्यान
उससे हट जाता है। और फिर जो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं इसको कि इसको लंबे टाइम तक सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड फ्लो जो है उस वो इंटरप्शन भी उसमें देखा गया है। नेक्स्ट इज सेंटरिंग ऑफ अटेंशन। फ्लो एक्सपीरियंस जब भी आप करेंगे ये तभी हो सकता है जब आपका अटेंशन अनडिवाइडेड हो और आप एक ही जगह पे फोकस्ड हो, सिंगल स्टिमुलस फील्ड में ही फोकस्ड हो आपका अटेंशन। सो आवर अटेंशन, इसमें इन्होंने बताया कि इन्वॉल्व्स कीपिंग आउट ऑफ अटेंशन द अननेसेसरी इररिलेवेंट और डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई। यहाँ पे गैप होना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप ठीक कर लेना, इसीलिए मुझे रीड करना पड़ा। जब भी आप फोकस होके कोई काम करते हैं, आपका अटेंशन जब एक ही चीज़ पे लगा होता है तो आपको किन स्टिमुलस से ध्यान हटाना है, जो स्टिमुली हमें नहीं चाहिए, अननेसेसरी स्टिमुली नहीं चाहिए, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट मतलब आपकी जो एक्टिविटी है उससे कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, वो इररेलिवेंट होगा वो जो इससे कनेक्टेड नहीं है। इररेलिवेंट एंड डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुली से दूर रहना पड़ेगा, अपना अटेंशन हटाना पड़ेगा। एंड दैट मीन्स इस तरह की चीज़ जहाँ पे आप अपना फोकस पूरा एक ही जगह पे रखते हैं और अपना अटेंशन डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों से हटा लेते हैं, उसको बोलते हैं नैरोइंग ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियसनेस को नैरो करना। सो कॉन्सेंट्रेशन जब आप अटेन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर वन, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके रूल्स और स्ट्रक्चर होगा उस गेम का, अगर आपका अटेंशन उस तरफ रहे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। देन कंपटीशन, जब आपको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है। थर्ड, और आपके आप में स्किल भी है। थर्ड, मटेरियल रिवार्ड्स, आपको पता है कि अगर आप जीत गए या आपने अच्छा कर दिया, बेस्ट कर दिया, तो आपको रिवार्ड मिलेगा, चाहे इंटरनल रिवार्ड हो चाहे एक्सटर्नल रिवार्ड हो। एंड फोर्थ, फिजिकल डेंजर, कभी कभी फिजिकल डेंजर से बचने के लिए भी हमें कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। सपोज आप कोई प्रेसिजन का काम कर रहे हैं, मे बी सपोज एक रोप पे चल रहे हैं और अगर आप गिरे तो नीचे आपको खतरा है आपकी जान को, तो आप क्या करेंगे? आपका पूरा अटेंशन उसमें होना होगा, आपको पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि रस्सी पे चलने के लिए क्या करना है और आपको कम से कम टाइम पे वो कवर करना है, तो आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी और आपको मालूम है अगर आपने कम टाइम पे किया तो यू विल बी द विनर। सो इस तरह का इन्होंने ये बताया है कि अगर आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, अपनी अटेंशन को मेंटेन करना है, तो कुछ फैक्टर्स पे आपको काम करना पड़ता है। कौन से फैक्टर है जो इस पे रोल प्ले करते हैं? सो डिटरमाइनिंग एलिमेंट जो है वो क्या क्या है? प्योर इन्वॉल्वमेंट एंड फाइंडिंग जॉय इन दैट इन्वॉल्वमेंट। जब आप किसी में फोकस करना चाहते हैं तो उसमें आपको पूरा मज़ा आना, पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए और पूरा मज़ा आना चाहिए उसको करने में। लॉस ऑफ ईगो, लॉस ऑफ ईगो का मतलब है आपकी खुद की आइडेंटिटी को भूल जाना, इंडिविजुअलिटी को भूल जाना, सेल्फ कॉन्शियसनेस टेम्परेरीली लॉस हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, जब आप किसी चीज़ में एनग्रॉस्ड होते हो, आपको अपना मैं करके कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, आपको सिर्फ आपकी वो काम जो कर रहे होते हैं वही एग्जिस्ट करता है, इफ़ यू हैव एवर एवर सेंस्ड इट। सो ये फॉरगेटफुलनेस जो होती है खुद के बारे में, वो एक्टिव हो जाती है जब आप फ्लो में एंगेज होते हो। सो कोई भी पर्सन जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कम्प्लीटली, उसको सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है वो गायब हो जाता है, सेल्फ या ईगो जिसे हम कहते हैं वो गायब हो जाती है। वो अपना खुद का फिजिकल टच जो है थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। ये तब किन एक्टिविटीज़ में हमने देखा है, जैसे योगा, योगा में आप देख सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है कि इंसान सिर्फ अवेयर होता है कि उसको क्या क्या एक्टिविटी करनी है स्पोर्ट्स में। सो लेकिन जो एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ होता है, ये ईगो का रोल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और सिर्फ इन दो चीज़ों में आपको थोड़ा सा खुद के लिए अवेयर होना होगा, योगा एंड कुछ स्पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है फ्लो का वो है कंट्रोल ऑफ एक्शन एंड एनवायरनमेंट। सो जब फीलिंग, इसमें बोल रहे हैं जो फीलिंग ऑफ सेंस है ऑफ कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस एंड वंस एनवायरनमेंट, ये एक और एलिमेंट है कि आपके एक्शंस पे कंट्रोल होना, आपके एनवायरनमेंट पे कंट्रोल होना। सो वो कैसे हो सकता है? ये इसका मतलब ये है कि जब आप फ्लो स्टेट में हैं, सो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में।
है ना? क्योंकि हो सकता है आप जब किसी चीज़ में लगे हुए हैं तो आपको एहसास ही नहीं है कि आस-पास हो क्या रहा है। आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पे है। सो सपोज इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, व्हाइल थिंकिंग अबाउट द इवेंट अ पर्सन विद फ्लो एक्सपीरियंस फील्स दैट ही हैड एडिक्वेट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज टू मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट एट दैट टाइम। उसको मान लो कि वो इंसान ऐसा फील करता है कि उसमें एडिक्वेट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं, जो भी एनवायरनमेंट में डिमांड है उसको मीट करने की उस पर्टिकुलर टाइम पे। सो उसमें कैसी फीलिंग आएगी अगर उसको मालूम है कि मेरे ही कंट्रोल में हैं सारी चीज़ें। सेल्फ रिगार्ड, पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड को सेंस करेगा, वो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के बारे में सोचेगा। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर एक्शन एंड क्लियर फीडबैक। सो जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं तो इसका एक कंपोनेंट ये भी होता है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्लिसिट एंड क्लियर फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है जो भी आपने एक्शन किया है, चाहे वो बाहर वाले ने दिया हो चाहे आपको अंदर से आ रहा हो, लेकिन फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। जब आप को टास्क के बारे में आप क्लियर हैं और जो पर्सन उस टास्क को कर रहा है अ, उसको पता है कि वो कैसे करना है और वो कंपैटिबल है वो उस टास्क को करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो गोल और जिस तरह से वो गोल को करेगा वो एक दूसरे से अलाइन रहेगा। सो जो फ्लो एक्सपीरियंस है उसमें जो पार्टिसिपेटिंग पर्सन है वो एक्टिविटी कर रहा है ढंग से और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है उसके गोल और जिस तरह से उसको करना है गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेना है। बट फीडबैक जो होता है एक्शन का वो आना चाहिए एक्शन के बाद। आपने आपने गोल सेट किया, आपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन किया एंड देन एक्शन के बाद आपको फीडबैक का इंतज़ार होता है। सो जब आपको फीडबैक मिल जाता है आपके एक्शन का, सो यही बोल रहे हैं कि फ्लो एनहांस हो जाता है अगर आपको क्लियरली पता है, फीडबैक टाइम पे मिल जाए और क्लियर फीडबैक मिल जाए। कंफ्यूज करने के लिए फीडबैक ना मिले लेकिन क्लियर फीडबैक मिल जाए, सही टाइम पे मिल जाए। सो फीडबैक इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन को अपनी एक्टिविटी को अच्छे से करने के लिए। उसको वो अपने सिग्नल्स को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर अगर वो सही कर रहा है तो उसको ये भी पता चलेगा कि उसको इसी डायरेक्शन में जाना है, उसको मोर क्लैरिटी होगी अपने एक्शन को के बारे में। नेक्स्ट इज ऑटोटेलिक इन नेचर। जो फ्लो है उस वो ऑटोटेलिक होता है। ऑटोटेलिक मतलब सेल्फ रिवार्डिंग होता है, आप खुद से खुश हो जाते हो जब आप अचीव करते हो वो चीज़। सपोज आप एक कोई पेंटिंग बना रहे हैं, आप उसी में टोटली एंग्रोस्ड हैं, आपको पता नहीं है टाइम का, खाने पीने किसी चीज़ का होश नहीं है एंड आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो जैसे ही आप वो कंप्लीट करेंगे पेंटिंग, आपको रिवार्डिंग फील होगा, आप बहुत खुश फील करेंगे। सो ये तो था इंटरनल रिवार्ड। एक्सटर्नल रिवार्ड्स भी होते हैं जो दूसरों से मिलते हैं, है ना? जो वो भी एक तरह का रिवार्ड ही मानेंगे, चाहे बाहर से मिले चाहे अंदर से मिले। तो ये फ्लो एक्टिविटीज़ जो है, पीपल जो भी फ्लो को एक्सपीरियंस करते हैं उनमें मोटिवेशन आ जाता है जब उनको रिवार्ड मिलता है, चाहे इंटरनल रिवार्ड हो चाहे एक्सटर्नल रिवार्ड हो। अ, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो इस चीज़ से अटैच्ड भी नहीं होता कि एक्सटर्नल रिवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे लिए खुद ही हमारी एक्टिविटी रिवार्डिंग है, तो व्हाई वुड वी नीड फीडबैक ऑफ अदर्स। नेक्स्ट इज ऑल्टर्ड सेंस ऑफ टाइम। ऑल्टर्ड सेंस ऑफ टाइम का क्या मतलब है? टाइम के बारे में अंदाज़ा ही नहीं रहता, टाइम बस उड़ जाता है, भाग जाता है, गायब हो जाता है एंड आप उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए होते हो। सो जब आप किसी चीज़ को एन्जॉय करते हो तो ऐसा होता है, और जब आप बोर हो रहे होते हो तो ऐसा लगता है यार कितना लंबा टाइम है, ये निकल ही नहीं रहा, है ना? सो फ्लो में यही देखा गया है कि अटेंशन इतनी ज़्यादा फोकस होती है उस मोमेंट में कि पर्सन को पता ही नहीं चलता कि अपने मेंटल प्रोसेसेस में टाइम के बारे में, टाइम के ड्यूरेशन के बारे में, कि आप कितनी टाइम तक उस चीज़ को कर रहे थे। वो पूरी तरह से एंगेज होता है उस एक्टिविटी में और टाइम जल्दी से पास ऑन हो जाता है। सो इन्होंने बोला है कि जितने भी सारे कंपोनेंट्स हमने अभी किए हैं फ्लो के, सो वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। सो हमने जो कंपोनेंट्स किए हैं एक बारी हम नज़र डाल लेते हैं। टाइम के बारे में पढ़ा हमने, रिवार्ड के बारे में पढ़ा, फिर सेल्फ रिवार्ड के बारे में, एंड देन फीडबैक के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंट्रोल ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ा, एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में लगता है। लॉस ऑफ ईगो के बारे में पढ़ा, अपनी अटेंशन के सेंटर होने की बारे में पढ़ा, एंड एक्शन एंड अवेयरनेस का एक में मर्ज होने के बारे में पढ़ा। ये सारे कंपोनेंट्स थे इसके। फिर इन्होंने ये बोला कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये
आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। सो अगर हम अपना अटेंशन को लिमिट कर दें स्टिमुलस फील्ड में और डिस्ट्रैक्शंस को हटा दे तो पर्सन जो है वो फ्लो एक्टिविटी में सेंस ऑफ एनवायरनमेंट की सेंस ऑफ कंट्रोल को फील कर पाएगा कि हाँ ये पूरा एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में है। और जब आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे गोल आपको क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी, और आपका इंटेंस कंसंट्रेशन है, सो टेम्परेरी डिटैचमेंट भी आप फील करेंगे अपनी आइडेंटिटी से, सेल्फ एंड सेंस ऑफ टाइम से भी। सो ये जो फीलिंग आएगी ये इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी, रिवार्ड की फीलिंग आएगी। सो इन्होंने बताया कि व्हेन जो डिमांड है मोर when the demands are experienced to be more than what one can handle, it can lead to, हाँ ये 3 कैटेगरी में इन्होंने ये चीज़ बताई है। इन्होंने ये बताया है कि अगर सपोज जो डिमांड आपके ऊपर डाली जा रही है वो आप जितना हैंडल कर सकते हो उससे ज़्यादा की है, तो आपको क्या फ़ील आएगा? आपको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फ़ील आएगी। आपने देखा होगा सपोज़ वो लेडीज़ जो घर का भी काम कर रही हैं और ऑफ़िस भी जाती हैं, उनके वो और बच्चे भी सँभाल रही हैं फिर घर आने के बाद, तो उनके ऊपर ना ओवरलोडेड होती हैं। जितना वो हैंडल कर पाती हैं, उससे ज़्यादा उनके ऊपर डाल दिया गया है बोझा। एंड कोई भी नहीं है, स्पेसिफ़िकली जो अब्रॉड रहते हैं, उनके साथ ये होता है कि हाउस हेल्प के लिए बहुत कम लोग होते हैं, अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है या एक्सपेंसिव होती है, या आपके पास टाइम ही नहीं होता एक्सटर्नल हेल्प को बुलाने का। सो आप ओवरवेल्म्ड फील करते हो, आप एंग्शियस फील करते हो, आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो ये तब होता है जब आप जितना हैंडल कर सकते हो उससे ज़्यादा आपको पकड़ा दिया जाए। दूसरा है आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी स्किल्स है, वो इतनी ज़्यादा है और जो आपको दिया गया है वो बहुत ही कम है। तो आपको बोर्डम की फीलिंग आती है, यानी अब आपको ये समझना है अगर आप एंग्शियस या स्ट्रेस फील कर रहे हो यानी कि आपके ऊपर बहुत सारा ओवरलोडेड हो आप। और अगर आप बोर फील कर रहे हो अपनी ज़िंदगी से, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है, समझ लो आप में जो स्किल है वो ज़्यादा है और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ कम हैं, तो और जिम्मेदारियाँ लेना शुरू कर दें। सो आपको फ़्लो की फीलिंग कब आएगी? फ़्लो तब एक्सपीरियंस होगा जितनी आपके कैपेबिलिटीज़ है उतनी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, आपके पास चैलेंजेस भी हो, आपके पास एक्शन भी हो करने के लिए। तो जब आपकी स्किल्स एंड आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो आप आप फ़्लो फ़ील करते हो। अब ये तो था हमारा चिक सेंट मी हाई, इन्होंने जो दिया था उसके बारे में। अब इनसे ही रिलेटेड और भी स्टडीज़ हुई है जो जैक्सन एंड इकलड ने की थी। इन्होंने भी अपनी थ्योरी में प्रपोज किया था, इनका भी बिल्कुल सिमिलर जैसा इसी की तरह था। मीहाई का जो था, मिहाई ने क्या जो भी कहा था उसमें इन्होंने 9 डायमेंशन, इन्होंने बोला कि ऑप्टिमल एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए है तो उसके 9 डायमेंशंस होते हैं। 9 डायमेंशंस कौन से हैं? कॉन्शियसनेस एक्शन फ्यूजन, कंप्लीट कंसंट्रेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, बैलेंस स्किल चैलेंज, टाइम डिस्टॉर्शन, फीडबैक, टारगेट क्लैरिटी एंड ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस। सो ये वाले सिमिलर ही लग रहे होंगे आपको। सो ये जैक्सन एकमंड ने भी अपना प्रपोजल दिया था, तो उसमें भी उन्होंने यही चीज़ बोला है 9 एलिमेंट्स के बारे में। नाउ बेकर आए, बेकर का स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच था। उन्होंने 3 ब्रॉड डायमेंशंस में फ्लो को डिवाइड किया था। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 एन्जॉयमेंट एंड नंबर 3 इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर चैन, विगांड एंड नीला आए, इन्होंने भी सजेस्ट किया ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के बारे में, और इन्होंने बोला है कि अगर आपको ऑप्टिमल एक्सपीरियंस करना है, सो 3 इनिशियल डायमेंशंस में आप कर सकते हो जो आपको एक्सपीरियंस ऑफ फ्लो कराएगा। नंबर 1 गोल और चैलेंज परसेप्शन, पहले आपको पता होना चाहिए गोल और चैलेंज क्या है। सेकंड परसेप्शन ऑफ द एबिलिटीज़ एडजस्टेड फॉर द एक्शन, एक्शन करने के लिए क्या एबिलिटीज़ होना चाहिए उसके बारे में। एंड थर्ड इज़ इमीडिएट फीडबैक, आपको एकदम से फीडबैक मिल जाए। तो ये 3 चीज़ें होंगी तो आपको ऑप्टिमल एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस ऑफ फ्लो महसूस करेंगे। नाउ जो फ्लो एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वो कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि क्लैरिटी ऑफ गोल्स, ऑप्टिमल चैलेंजेस, ऑप्टिमल चैलेंजेस मतलब जितना आपकी स्किल्स है उसके लेवल का चैलेंज आपके पास हो, आपको गोल पता हो, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, आप में मोटिवेशन हो वो अचीव करने का। फोर्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी फॉर द पर्सन, और उस पर्सन के लिए वो एक्टिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है।
ये जो चीज़ें हैं ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट टू विच द पर्सन एंगेजेस इन एन एक्टिविटी, और कितने ज़्यादा एक्सटेंट तक आप उस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, एंड इंट्रिंसिकल रिवार्ड, इंट्रिंसिक रिवार्ड। सो ये पॉइंट्स ज़रूरी है, ये एलिमेंट ज़रूरी है अगर आपको फ़्लो एक्सपीरियंस करना है। आपका गोल पता होना चाहिए, आपके ऑप्टिमल चैलेंज होना चाहिए, वो मतलब आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपका गोल होना चाहिए, आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और किस लेवल तक आप उसमें एंगेज हो जाओगे, एंड देन आपको जब आप अचीव करोगे तो आपको अंदर से खुशी आनी चाहिए। ये फ़्लो एक्सपीरियंस करने के स्टेप्स हैं, या ये फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है अगर आप वाकई फ़्लो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 11 जो मैंने किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाय बाय।